नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में आज मैं जो भी हमारे साइंस के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो से जुड़ जाइए। जो भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले लॉ के साथ शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो का पहला लॉ जो है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो साइंटिस्ट लेवोइजर के द्वारा दिया गया था। यह है आपका साइंटिस्ट लेवोइजर। भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल सी एक स्टेटमेंट कहता है, वो ये कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है, क्योंकि 9th क्लास में केमिकल रिएक्शन का जिक्र नहीं है। तो आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो वो केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन को लीड करता है। 10th क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब भी कभी कोई केमिकल चेंज होगा, एक केमिकल रिएक्शन को लीड करेगा, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो कि आपकी सेकंड स्टेटमेंट कह भी रहा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो आपको सामने कंपाउंड दिख रहा है, यह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो यह बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। देखो ये एक ना केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी दो साइडेड है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। समझिएगा बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो जो राइट हैंड साइड है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, मतलब कि इन्होंने रिएक्शन करी है तब जाके ये प्रोडक्ट बना। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे प्रूफ कर रहा है उस बात को देखिए। अगर मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लूं, ध्यान रखिएगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 100 ग्राम इसका मोलर मास है, तो मुझे जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा वो 56 ग्राम मिलेगा। अगेन 56 ग्राम इस कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होगी डेट विल बी 44 ग्राम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए रिएक्टेंट का मास कितना, तो आप कहेंगे सर 100 ग्राम। मैं कहूंगा ये बताइए प्रोडक्ट का मास कितना, तो आप 56 ग्राम को जब 44 ग्राम में प्लस करके देखेंगे तो आप पाएंगे इसका भी मास कितना आ रहा है, 100 ग्राम। यानी आप कह पाएंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। और अगर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन वैलिड होगी ही होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारा पहला नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। टोटल मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बराबर रहेगा। आइए दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है उसको, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब स्थिर अनुपात का नियम। प्रोस्ट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। यह है आपका साइंटिस्ट प्रोस्ट। साइड पोज दिया है भाई साहब ने, भाई को फोटो खिंचाने का बहुत मन था तो उन्होंने साइड पोज देना ही जरूरी समझा। क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट्स ही आएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब वो एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे
केमिकली तो सेम प्रोपोर्शन बाय मास में जुड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया वाटर, सबसे मेरे को जो साधारण सा उदाहरण लगता है वो है वाटर। अब आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला है H2O। पहली चीज अगर आप देखो तो वाटर जो है मेरे भाई वो एक कंपाउंड है। क्या है? एक कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है। एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हमेशा सेम रहने वाले हैं, फिक्स रहने वाला है। मतलब ये कि अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको जो कंपाउंड वाटर बनाने के लिए दो एलिमेंट चाहिए। पहला एलिमेंट आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा, दूसरा एलिमेंट आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा, ये फिक्स रहेंगे। इसके बाद जब हमने इसका प्रोपोर्शन बाय मास निकाला, बताओ हाइड्रोजन का मास कितना? 1 यूनिट। एटम कितने? 2। फॉर्मूले से पता लग रहा है। रेशियो ऑक्सीजन का मास कितना यूनिट? 16 यूनिट। एटम कितने? 1। यानी अगर देखा जाए तो रेशियो कितना बन रहा है? 2:16। मतलब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है। जब आप इसको कट करोगे रेशियो को तो आंसर कितना आएगा? 1:8। 1:8 प्रोपोर्शन बाय मास है। किसका? वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। मतलब ये कि फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तब जाकर 9 ग्राम क्या बनेगा? पानी बनेगा। यह बात ध्यान रखना। अगर आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया है और 8 ग्राम से कम ऑक्सीजन लिया है तो क्योंकि ये रेशियो बाय मास को फॉलो नहीं करेंगे, आपका पानी फॉर्म नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर आपने एलिमेंट्स बदल दिए तो आपको मिलेगा एक नया कंपाउंड, पहली चीज। दूसरा, अगर आपने प्रोपोर्शन बाय मास बदल दिया तो भी आपको मिलेगा एक नया कंपाउंड। यह बात आपको ध्यान रखनी है, तब जाके ही आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाओगे कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में हमेशा एलिमेंट्स सेम रहेंगे और जब वो कंबाइंड होंगे तो सेम प्रोपोर्शन बाय मास से कंबाइंड होंगे। इसके बाद फिजिक्स में ही मुझे लॉज दिखे और सबसे इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, देखो गति के नियम बोलते हैं इन्हें। और कितने नियम हैं? 3 नियम। और दिया किसने? ये रहे न्यूटन बाबा। तो न्यूटन बाबा ने इन नियम को दिया था। इसैक न्यूटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन नियम को दिए। 3 नियम दिए गए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि गैलीलियो गैली नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसके नाम पे स्पेलिंग गलत हो सकती है, चीज ध्यान रखना। गैलीलियो गैली ने क्या किया था? अपनी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इस चीज को डिफाइन किया था और उसी पे फर्दर स्टडी करके न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे। तो आज क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखना है तो मैं न्यूटन के पहले नियम की बात करता हूं। न्यूटन का पहला नियम यह कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक, अनलेस, जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ना हो। ध्यान रखना, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहा जो उस बॉडी के अंदर से लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स। और जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होगी तो वो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर देगी। मतलब ये कि अगर आपने किक किया, किक ए फुटबॉल, फुटबॉल को क्या किया? किक किया। तो फुटबॉल को अगर आप किक करोगे तो वो फुटबॉल चलती रहेगी, मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ध्यान रखना, ई मतलब एक्सटर्नल, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि आपको पता है कि जब आपने फुटबॉल को किक किया तो पहले वो किस पे था? रेस्ट पर जैसे ही रेस्ट पर था आपने किक किया तो वो किस में आया? मोशन में। यानी किक करना, उस पर है क्या अप्लाई करना है? फोर्स अप्लाई करना है, जिसकी वजह से वो किस में आया? मोशन में। तो इसका मतलब अगर अब उस मोशन वाले ऑब्जेक्ट को आपको किस में लाना है? रेस्ट में। तो अगेन आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक फोर्स। और हम जानते हैं कि ग्राउंड पर, जो ग्राउंड है वो फुटबॉल पर एक फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, और वो एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है। इसी वजह से धीरे धीरे फुटबॉल किस पर आ जाता है? रेस्ट पे आ जाता है। इसमें फिजिक्स का कौन सा लॉ लग रहा है? इसमें फिजिक्स का पहला नियम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये चीज समझ में आई। दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है? दूसरा पॉइंट अब इसमें थोड़ा सा ना ट्विस्ट है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट
या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने की कोशिश की जाएगी, तो उस बॉडी के अंदर होती है एक नेचुरल टेंडेंसी दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी, एवरी बॉडी, वेदर इट इज लिविंग नॉन लिविंग, बड़ी छोटी, सबके पास कुछ ना कुछ इनर्शिया होगी. और इनर्शिया उस बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी नेचुरल टेंडेंसी है जो रेजिस्ट करती है. रेजिस्ट करने का मतलब मेरे भाई ये होता है कि वो विरोध करती है. किस चीज का विरोध करती है? ताकि उस बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में चेंज ना आए. मतलब ये कि जब आपने फुटबॉल को किक किया, जब आपने फुटबॉल को किक किया, तो किक करने से पहले, बिफोर, वो किस में था? रेस्ट में. तो उसका माना जाएगा कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में था. तो इस फुटबॉल का कुछ क्या होगा? इनर्शिया. उसका इनर्शिया इस रेस्ट मोशन को मोशन में आने से क्या करेगा? रोकेगा. इस फुटबॉल की इसी टेंडेंसी को क्या कहा गया है? इनर्शिया कहा गया. ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा. और एक चीज और, जितना ज्यादा मास होगा, मास समझ रहे हैं ना, द्रव्यमान, उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा. क्योंकि इनर्शिया नापने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी का क्या नापना होगा? मास नापना पड़ेगा. ये ध्यान रखना. एक स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि हाइयर द मास, हाइयर द मास, हाइयर विल बी इट्स इनर्शिया. मतलब अगर मैं आपको कहूं कि आप एक कार, आपके पास, आपके सामने एक कार खड़ा है रेस्ट में और एक ट्रक खड़ा है, आप किसको हिला सकते हो, मतलब इसके रेस्ट से मोशन में ला सकते हो? तो कार के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना यानी रेस्ट से मोशन में लाना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू द ट्रक. क्योंकि ट्रक का मास क्या है मेरे भाई? ज्यादा. तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा. इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है. वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हो. ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का. क्या है इसमें? आप देखो, अगर आप फिगर ए को देखोगे तो ये ग्लास है और ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है, कार्ड के ऊपर ये कॉइन है. तो जैसे ही आप फोर्स एक्ट करते हो उस कार्ड पे, सिर्फ कार्ड पर फोर्स लगती है, इस पे नहीं फोर्स लगी है किसी कॉइन पर. तो जब इस कार्ड पर फोर्स लगेगी तो भाई कार्ड किसमें था? रेस्ट में. किसमें आया? मोशन में. ऐसा नहीं है कि कार्ड के इनर्शिया ने रजिस्ट नहीं किया, किया होगा, पर फोर्स लगने की वजह से आया. लेकिन कॉइन पर क्या कोई फोर्स लगी? नहीं लगी. तो कॉइन किसमें है? रेस्ट में. उसका इनर्शिया किसमें रखना चाहेगा? रेस्ट में. जिसकी वजह से वो कॉइन सीधा किसमें गिरेगा? ग्लास में गिरेगा. समझ में आ रहा है? तो ये बी फिगर में आपने देखा कि कार्ड मूव्स अवे और वो सिक्का जो उस कार्ड के ऊपर था वो कहां गिर गया? नीचे गिर गया. ऐसा आपने कैरम बोर्ड में आपने बहुत देखा होगा, बहुत देखा होगा आपने. क्या, अब आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे. न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है. देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट के मास, जिससे इनर्शिया डिसाइड हो रहा है, इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है. यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो उसकी मोमेंटम मिलेगी. और मोमेंटम में चेंज होने का जो रेट है, देखो फिजिक्स में जहां रेट आ जाए ना वहां आप समझ जाओ क्या आ गया? टाइम आ गया. क्योंकि रेट का मतलब हिंदी में होता है दर, और दर मतलब समय, कितना टाइम ड्यूरेशन में वो मोमेंटम में चेंज हुआ है. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब ये वर्ड बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है. भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि मान लो अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो बी के बढ़ने से ए भी बढ़ेगा और ए के घटने से बी भी घटेगा. तब हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आपने 8th क्लास की मैथमेटिक्स में डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, ये वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. किसके? अप्लाइड फोर्स के. मतलब ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो पहला लॉ क्या कहता है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा. अगर रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा. लेकिन भाई एक बात सोचो कि अगर वो रेस्ट में है, मोशन में आया, मोशन में रेस्ट में आया, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई? हुई ना.
अच्छा, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ये उसके इनर्शिया पे भी डिपेंड करेगा, और इनर्शिया किससे डिसाइड होगा? मास से। जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक और क्वांटिटी मिल गई, डेट इज कॉल्ड मोमेंटम। मतलब कहीं ना कहीं जो हमने स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज किया है, तो क्या हमने उसका मोमेंटम चेंज नहीं किया? और अगर मोमेंटम चेंज किया है तो कुछ ना कुछ क्या लगा होगा? टाइम। ये आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है? ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक और लाइन आगे लिखी हुई है कि ये जो फोर्स लगती है, ये फोर्स उस डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है, या ये कह लो कि फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट हुआ उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। उम्मीद है आपको ये सेकंड लॉ समझ में आ रहा होगा। न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें एक रिलेशनशिप दिया, एक फॉर्मूला दिया, किसके बीच? फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच। कैसे दिया, मैं उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन करके बताता हूं कि हमें यह कहा गया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। समझिएगा, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पेपर में आ सकती है। तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में क्या हुआ है? चेंज हुआ है, और मोमेंटम में चेंज हुआ है और चेंज होने में कुछ क्या लगा है? टाइम। अब मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए तो आपको यही करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम कुछ होगा उस ऑब्जेक्ट का, उसमें से इनिशियल मोमेंटम को घटा दो। बोलो हाँ या ना। और फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम को घटा दो और उसको डिवाइड कर दो किससे? उस चेंज को होने में जितना टाइम लगा उससे। तो F प्रोपोर्शनल हो गया फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ले लो उस ऑब्जेक्ट की। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ले लो उस ऑब्जेक्ट की, अपॉन में टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से। तो F इज प्रोपोर्शनल टू, जब मैं ऊपर से M कॉमन ले लूंगा तो यह आएगा V माइनस यू अपॉन में T। आप सभी बच्चे जानते हैं, मेरी एक्सेलरेशन की शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है कि V माइनस यू अपॉन टी किसको रिप्रेजेंट करता है? A को। A एक्सेलरेशन। और जब भी कभी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, यहां पर वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था K। तो F इज इक्वल्स टू KMA आया। हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए K को क्या माना? 1। इसीलिए फॉर्मूला बना F बराबर M इंटू A। जो ऊपर ये कहा ना कि न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें एक रिलेशन दिया, किसके बीच? फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच। भाई वो रिलेशन यही है कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर न्यूटन का सेकंड लॉ आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये तो स्टेटमेंट लिखेंगे और ये उसकी डेरिवेशन है, जो कि मेरे हिसाब से 3 नंबर में आसानी से आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो बंद। ये देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी रखा हुआ है, क्योंकि एप्लीकेशंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि भाई ये जो क्रिकेट प्लेयर है ये पहले तो अपनी गेंद को पकड़ेगा, और गेंद को पकड़ने के बाद ये देखते हो आप इसे अपने हाथ को ना पीछे की ओर ले जाता है। आपने कीपर को भी देखा होगा। अब ऐसा वो क्यों करता है? आप खुद सोचो कि जब मान लो ये बॉल, इसका कुछ मास होगा और इसका कुछ मास होगा, तो ये किसी वेलोसिटी से आ रही होगी, तो इसका कुछ मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? अब जब ये इसको रोकेगा फाइनली तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो इसका मोमेंटम भी कितना हो गया? बोलो भाई, मोमेंटम हो गया 0। अब जब ये मोमेंटम चेंज होगा एकदम से, मान लो मोमेंटम था mv से हो गया 0, तो इस चेंज होगा तो फोर्स लगेगी ना। अब अगर इस फोर्स के इफेक्ट को, इंपैक्ट को कम करना है, तो इंपैक्ट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ। टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ मतलब अगर एकदम से मोमेंटम 0 हुआ तो उसकी वजह से जो इंपैक्ट क्रिएट होगा, जो फोर्स लगेगी, वो बहुत ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से हो सकता है ये प्लेयर हर्ट हो जाए। क्या हो जाए? हर्ट हो जाए, चोट लग जाए। इसलिए कई बार खेलते वक्त अगर आपके हाथों से गेंद उंगलियों से छू के निकल जाती है तो बहुत तेज चोट लगती है, क्योंकि वो मोमेंटम, उंगली उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करती है। समझ में आ रहा है ना? तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, मोमेंटम के द्वारा लगाया, मोमेंटम के चेंज होने में जो फोर्स लगाई उसका इंपैक्ट घटेगा। इससे एक फायदा ये होगा, इसीलिए आपको कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि हम कभी भी जब बस से उतरते हैं तो हमेशा बस से जब हम उतरते हैं तो रनिंग डायरेक्शन में उतरते हैं। आप सामने कूद लो एकदम से, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप एकदम फ्रंट पे कूदोगे आपका मोमेंटम एकदम से चेंज होगा, आप पे फोर्स लगेगी और वो फोर्स का इंपैक्ट इतना होगा कि आपको चोट लग जाएगी। लेकिन जब आप एक रनिंग डायरेक्शन में कूदोगे तो रनिंग डायरेक्शन में कूदने से मोमेंटम को 0 होने में कुछ टाइम मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट क्रिएट हो जाएगा। एक जो कुत्ता होता है ना, डॉगी, अगर उसको भी आप चलती ट्रेन से उतारोगे तो वो भी फिजिक्स नहीं पढ़ी उसने कभी, वो कभी स्कूल नहीं गया, कभी मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर नहीं आया, लेकिन फिर भी उसको फिजिक्स पता है, बेसिक फिजिक्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ।
और कई लोग तो इसको अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी ने एक चांटा मारा तो दूसरे गाल पे उसके दूसरे चांटा जड़ दो। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सिंपल सी बात है, जैसा कर्म वैसा फल, इसलिए लिख देते ना कर्मा रिटर्न्स, कि भैया घूम रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ। और वो तो जिंदगी का लॉ है, वो न्यूटन का लॉ नहीं है कि कर्म बराबर फल। क्या कहता है कि जब भी एक बॉडी एक्सर्ट करेगी एक फोर्स दूसरी बॉडी पर, तो दूसरी बॉडी इक्वल फोर्स लेकिन डायरेक्शन कौन सा, अपोजिट, फर्स्ट बॉडी पे लगाएगी। मान लीजिए ये बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अगर बॉडी ए बी पर फोर्स लगा रही है इस तरीके से, तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगी, ध्यान रखिएगा। बस अंतर यही है कि ए बी फोर्स के बराबर तो इनका मैग्नीट्यूड होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहां माइनस का साइन आएगा। एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल है और अपोजिट है, समझना बात को, जब हम कह रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल है और अपोजिट है, तो क्या वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे? अगर वो एक दूसरे को, भाई मैं कह रहा हूं दो चीजें आपस में इक्वल है और अपोजिट है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। और अगर एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे ना लगाए दूसरा पहले पे ना लगाए, तो अगर हम वो कैंसिल आउट हो जा रही है फोर्स, तो फिर मोशन हो कैसे पा रहा है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो कैसे पा रहा है? समझ रहे हैं बात को? मतलब कहने का ये कि आप सिंपल सी बात, वॉकिंग ऑन अ रोड आपने ले लिया उदाहरण, सिंपल सी बात समझो, वॉकिंग ऑन अ रोड, तो आपको पता है कि आपके जो फीट है वो किस पे लगा रहे हैं फोर्स, रोड पे। तो रोड किस पे लगा रहा है फोर्स, आपके फीट पे। और इस लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, इक्वल, डायरेक्शन की वजह से दोनों अपोजिट। तो फिर आप चल कैसे पा रहे हो, वॉक कैसे कर रहे हो रोड पे? आंसर ये है कि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है ना, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। और जब तक दो इक्वल फोर्स, बेशक डायरेक्शन उनका अपोजिट हो, टू डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, तब तक आप उसको कैंसल आउट नहीं कर सकते। जैसे कहने का मतलब है, मान लो ये एक टेबल रखी हुई है और इसके ऊपर एक ये बॉक्स रखा है, तो आपको पता है नीचे इस पे क्या लग रही है, ग्रेविटी। ग्रेविटी लग रही है, तो इस पे ऊपर के डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा रहा है, टेबल। अब क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसी वजह से ये बॉक्स इस टेबल के ऊपर टिका हुआ है। एक भी ज्यादा हुई तो मामला खराब हो जाना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि टेबल के द्वारा लगाई गई फोर्स ज्यादा होगा तो वो ऊपर की ओर टिका रहेगा, पर मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन यहां पर टेबल के द्वारा लगाया गया फोर्स ग्रेविटी के द्वारा लगाए गए फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा, तभी वो इस पर टिकेगा। ग्रेविटी ज्यादा होगा नीचे आ जाएगा। अब ये एक दूसरे को कैंसल आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज वो बॉक्स। अगर दो अलग अलग बॉडी पर इक्वल फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करती। ये भी एक क्वेश्चन है जो न्यूटन के थर्ड लॉ से बनता है। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को अगर आए तो लिख के आएंगे। ये मैंने न्यूटन के थर्ड लॉ पे लगाया है। आप देख रहे हैं कि ये इंसान इस रस्सी पे फोर्स लगा रहा है और गाय इसी रस्सी पे इस तरफ फोर्स लगा रही है। दोनों फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि एक फोर्स इस रस्सी पर ये इंसान लगा रहा है और एक फोर्स इस रस्सी पर ये गाय लगा रही है। तो दो अलग अलग बॉडी फोर्स लगा रही है, इसलिए कैंसल आउट नहीं होंगे। दैट इज न्यूटन्स थर्ड। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत से स्कूलों में, वैसे तो देखो सिलेबस से कट चुका है, पर बहुत से स्कूलों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ाया है, बहुत से स्कूलों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को नहीं पढ़ाया। तो बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि दो या दो से ज्यादा बॉडी जब एक दूसरे पर एक्ट करती है तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखो भैया, एक चीज सिंपल सी बात ध्यान रखो, जो वर्ड आ गया ना कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि पहले का और बाद का हमेशा बराबर होगा। ना तो आप मोमेंटम को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब ये सिंपल सी बात कि इस वाली फिगर पे आओ, इस वाली फिगर पे अब जब ये बॉल मूव करके आ रही होगी ना, तो इस बॉल का कुछ मोमेंटम होगा, लेकिन जब इन भाई ने बॉल को पकड़ा तो इस बॉल का मोमेंटम उस भाई के हाथों में ट्रांसफर हो गया। ओवरऑल अगर मैं इस भाई का हाथों का मोमेंटम, जिस स्पीड से हाथों को मूव करा रहे हैं,
और इस बॉल के मोमेंटम को, पहले के और बाद के मोमेंटम को अगर मैं आपस में इक्वल करूं तो ये हमेशा कंजर्व होगा, ध्यान रखना, यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा ही होगा। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करी है कि कॉलिजन से पहले, टक्कर से पहले, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस ट्रक को, इस कार को टक्कर मारना है तो इसकी जो वेलोसिटी है u1 वो ज्यादा होनी चाहिए u2 से, तभी टक्कर होगी। तो अगर मैं टक्कर से पहले के मोमेंटम की बात करूं तो ट्रक का मोमेंटम होगा m1 u1 और इसका मोमेंटम कितना होगा m2 u2 होगा। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग है। जब इनमें टक्कर हुई, टक्कर होने की वजह से एक फोर्स इसने इस पे लगाया, ट्रक ने। जब ट्रक फोर्स लगाएगा कार पे तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, कार का। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, कार ने भी एक फोर्स लगाई होगी किस पे, किस पे, ट्रक पे, तो किसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा, ट्रक का। क्या आप कह सकते हो कि फोर्स अप्लाइड बाय ट्रक इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय कार? अरे हाँ, तो बोलना पड़ेगा, तभी तो न्यूटन का थर्ड लॉ। मोमेंटम के बाद हो सकता है कि वो v2 वेलोसिटी से मूव करने लगे और v1 से, तो भैया इनका मोमेंटम कितना हो गया m1 v1, इसका मोमेंटम कितना हो गया m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये होंगे कंजर्व। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि हमारे चैप्टर नंबर 9 का है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इजी है, कहता है एवरी बॉडी, यानी प्रत्येक पिंड इस ब्रह्मांड में, और यूनिवर्सल का मतलब समझते हो, पूरे यूनिवर्स पे लागू होता है ये लॉ। अट्रैक्ट करता है मतलब आकर्षित करता है एवरी अदर बॉडी को, मतलब मैं अभी मेरे आसपास की चीजों को अट्रैक्ट कर रहा हूं, आप अभी अपने आसपास की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ भी हमारी तरफ आ नहीं रहा है, हम किसी की तरफ खींच नहीं रहे, वो बात अलग है, उस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं आपको इसी वीडियो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बता चुका हूं। किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये मास किसका होगा, उन बॉडी का जो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये तो स्टेटमेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर चाहे वो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स ही क्यों ना हो, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। और आपको पता है कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। कैसे इसको ड्राइव करना है वो देखिए। मान लीजिए हमने ले लिया है दो ऑब्जेक्ट, एक का मास m1, एक का मास m2, और दोनों के बीच की दूरी r। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट f इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास m1 इंटू m2। और फिर वही कहता है कि ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों इक्वेशन को अगर मैं सम अप करूं तो f प्रोपोर्शनल हो गया m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। और अभी मैंने बताया कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, यहां पर जो वो कांस्टेंट वैल्यू आई थी दैट इज कैपिटल G। तो फॉर्मूला बन के आया Gm1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, इसी को कहा गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये निकालने का उसका फॉर्मूला है। ये जो कैपिटल G है ना, इसको बोला गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा गया मेरे भाई। इसकी वैल्यू फाइंड करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड करी थी। दो चीजें यहां से क्वेश्चन पूछ ली जाती है, एक इसकी वैल्यू जो कि है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, पहली चीज तो वैल्यू। दूसरी चीज इसकी जो एसआई यूनिट है। अब मैं अगर इसकी एसआई यूनिट निकालनी है तो मुझे एक बात बताओ, आप मानते हो G बराबर F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, इसी फॉर्मूले से, इससे। तो मुझे बताओ फोर्स की एसआई यूनिट क्या, न्यूटन। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, अपॉन मास की एसआई यूनिट केजी, तो केजी इंटू केजी। तो मेरे भाई एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल G विच इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो दो तीन चीजें ध्यान रखना, एक G क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और उसका एसआई यूनिट क्या है। दूसरी चीज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट क्या है, और ये जो मैंने आपको यहां पर करके दिखाया है ये है इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, जो आप ये फिगर बना के कर सकते। इसी चैप्टर में लास्ट में एक प्रिंसिपल भी दिया गया है, मेरा मन कर गया तो मैंने इसको भी कंसीडर कर लिया। ये है हमारे साइंटिस्ट बाबा आर्किमिडीज, इसलिए इसको कहा गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से
होली का मतलब फुली, और पार्शियली का मतलब आधी तरीके से डूबा होगा, इमर्स होगा किसी लिक्विड में, तो ये एक्सपीरियंस करेगा एक बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स, जिसको हिंदी में उत्प्लावन बल भी बोलते हैं, ये वो बल होता है जो कोई भी फ्लूइड लगाता है जब उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। अब ये जो बायोंट फोर्स लगने वाली है किसके इक्वल होगा? उस वेट के जो लिक्विड के वेट के बराबर है जो उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। मतलब कहने का ये वुडन ब्लॉक है, ये मान लो, तो ये मान लो अभी इतना डूबा हुआ है, जो मैं लाइन खींच रहा हूं इतना ये डूबा हुआ है, तो जब ये डूबेगा तो ये क्या करेगा ना कुछ वाटर को क्या करेगा? डिस्प्लेस। तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वेट के बराबर उस पानी ने क्या लगाई होगी? बायोंट फोर्स। ये कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से या आधे तरीके से डूबा हुआ है लिक्विड में, तो उसके ऊपर एक बायोंट फोर्स लगेगी। वो जो बायोंट फोर्स होगी वो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगी। ये सेकंड लाइन देख लो कि बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बराबर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एक ऑब्जेक्ट। तो वैसे तो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला होता है V इंटू डी इंटू जी, जहां पर होता है V किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, कि भैया उस ऑब्जेक्ट का कितना हिस्सा डूबा हुआ है। D रिप्रेजेंट करता है किसको? डेंसिटी ऑफ वाटर को। और स्मॉल जी किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल जी रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को इसलिए, और डेंसिटी ऑफ वाटर, बच्चों के समझ में कई बार नहीं आता कि सर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ले रहे हो और डेंसिटी ले रहे हो वाटर का, और आप कह रहे हो कि वेट निकालना है किसका? उस लिक्विड का। मेरे भाई एक बात बताओ कि अगर समुद्र के अंदर जहाज तैर रहा है तो जहाज आप जितना पानी डिस्प्लेस करेगा किस पे डिपेंड करेगा? उस जहाज के वॉल्यूम पे। वरना आप पूरे समुद्र के पानी का थोड़े ना वॉल्यूम लोगे, इसलिए ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिया जाता है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लेते हो मतलब जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उस पानी में डूबा हुआ है, इमर्स्ड है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, उतना पानी उसने डिस्प्लेस किया तो पानी का वॉल्यूम मिल गया। और जैसे ही V इंटू डी करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पानी का मास। अरे हाँ, तो बोलना पड़ेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास। और M इंटू जी कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है मेरे भाई? वेट। और आप पढ़ चुके हो कि वेट क्या है? एक फोर्स। उसी के बराबर तो क्या है? बी क्या है? बायोंट फोर्स। लाइक ठोक दो, धरती माँ की कराना मत, मैं पहले बता रहा हूं। लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वीडियो देखो लंबी है तो सब्र करके देख लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मैंने अभी आपको बताया, कंजर्वेशन वर्ड लग गया तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। कि जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या रहेगी मेरे भाई? कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान जब वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, कुछ एनर्जी वेस्ट हो सकती है। जैसे मान लो आप टीवी चला रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? लाइट एनर्जी में। पर लॉन्ग ड्यूरेशन में आप देखते हो टीवी हीट हो जाता है तो कुछ एनर्जी किसमें वेस्ट हो गई? हीट। लेकिन अब भी वेस्ट होने के बाद भी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? सेम। अब अगर आप इसे जोड़ोगे ही नहीं तो डिफरेंस तो आएगा। फिर बच्चे कहते हैं सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। अरे गलत क्या पढ़ा दिया? सही पढ़ाया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कन्वर्जन। एनर्जी कांस्टेंट रहेगा बेशक वो कुछ वेस्ट हो जाए तो भी। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, एक बॉल ऊपर थी, जब यहां पर था तो इसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। जैसे जैसे नीचे आया है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होते जा रही है? कम, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और जितने अमाउंट से घट रही है काइनेटिक एनर्जी उतने अमाउंट से बढ़ते जा रही है। टोटल एनर्जी देख लो 20 20 20, लास्ट में भी आए 20। यहां पर काइनेटिक सबसे ज्यादा थी और पोटेंशियल 0। यहां पोटेंशियल सबसे ज्यादा, काइनेटिक 0। हाँ बोलो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चैप्टर नंबर 12 साउंड। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जैसे लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है वैसे ही साउंड भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, क्योंकि आपको पता है साउंड किस रूप में प्रोपगेट करता है? वेव फॉर्म में। कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है जी। और नॉर्मल,
जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है सरफेस के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, दैट इज सेकंड लॉ। फिगर के थ्रू समझते हैं, आइए देखिए इस फिगर को, ये है साउंड रिफ्लेक्टिंग बोर्ड जो रिफ्लेक्ट करेगा। यहां पर आपने एक कार्डबोर्ड का ट्यूब बनाया, यहां पर घड़ी रखी ताकि घड़ी के टिक टिक की आवाज इस तरीके से जाए, तो यह है इंसिडेंट साउंड वेव जो जाके यहां टकरा रही है, जिस पॉइंट पर टकरा रही है, ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है, ये लाइन है नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना, 90 के एंगल पे खींची जाती है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ये जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितने के एंगल से आएगी उतने के एंगल से वापस हो जाएगी, इसलिए देखो ये यहां से रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो यहां पर आप खड़े हो तो आपको कानों में सुनाई देगी। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।